सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। 2 सूबों में इंतखाबात 14 मई को होंगे या फिर पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे? ये वो सवाल है जिसके जवाब का हर किसी को इंतजार है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को एहसन तरीके से हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सितम यह है कि इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत अदालती तहम्मुल को इसकी कमजोरी समझ रही है। आज इसी मामले पर अहम समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने यह वाज़ेह कर दिया कि अदालत का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है और अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे। लेकिन हालात ये हैं कि अदालत में जी कहने वाले अदालत के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर मुसलसल अपने बयानात और इक़दाम से अदालत को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अदालत के अंदर नून लीग के रहनुमा और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक गिले शिकवों के साथ जहां अदलिया के एहतराम की बातें कर रहे थे, वहीं इनकी जमात और इत्तेहादियों पर मुश्तमिल हुकूमत सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजर सानी का बिल मंजूर करवा रही थी। नाक़दीन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तरह यह बिल भी अदलिया को बेख्तियार करने, हुक्मरानों के करप्शन केस मुआफ कराने के लिए मंजूर किया गया। इस बिल के अदलिया पर असरात क्या हो सकते हैं? क्या यह बिल भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की अहम समाअत का जिक्र कर लेते हैं कि आज अदालत में क्या होता रहा। मेरे साथ है मुजम्मिल। आज अदालत में एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि वो मुज़ाकरात वाली कहानी तो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर कहा है चीफ जस्टिस ने कि 14 मई का जो हमारा हुक्म है, फैसला है, वो वही है। तो क्या 14 मई का इंतजार हो रहा है कि 14 मई आ जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा जी हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अब देखा जाए कि कौन कसूरवार है? देखें, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि मुज़ाकरात का दरअसल हमने तो कहा ही नहीं था, वो तो पहले से चल रहे थे और वो हमारी डायरेक्शन पे नहीं हुए, वो पहले से एक प्रोसेस था जिसको कंटिन्यू करने की बात शामिल थी उसके अंदर। लेकिन ओवरऑल मुझे तो जो मूड स्विंग है वो वाज़ेह दिखाई दे रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो पहले समाअत होती रही इस केस को लेकर वो काफ़ी रेडिकल रही हैं। उसमें यह भी कहा गया कि फ़ंड जारी करवाए जाएंगे, अफसरान को तलब किया गया, सरजनिश की गई। लेकिन अब जो बड़ी सॉफ्ट टोन दिखाई देती है उससे लगता यही है कि शायद कुछ जो है वो मूड में तब्दीली आई है। और उसमें यह है कि अगर ये कहना है कोर्ट का कि असल में ये फ़ैसला सियासी क़ुव्वतों ने ही करना है, तो सियासी क़ुव्वतें तो पहले ही स्टैंड स्टिल पे, डेडलॉक पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि वो पहले ही मुज़ाकरात को जो है वो डाउन प्ले कर रही हैं। नून लीग के अंदर से लोग कह रहे हैं इनका फ़ायदा नहीं है और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दे चुकी है कि मुज़ाकरात पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके अलावा जो असम्बलियों की डिसोल्यूशन के हवाले से बात है उस पर भी तारीख़ पे कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। तो अगर ये कहा जा रहा है कि सियासी क़ुव्वतें आपस में ख़ुद फ़ैसला करें तो उसका मतलब यही है कि ये मामला डेडलॉक के साथ बरकरार रहने वाला है। और जिस तरह से कोर्ट के अंदर आज जो सारे हक़ाइक़ पेश किए गए उसमें जो केस बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो अभी भी वही है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं और चूँकि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो रहा, तो जब उनसे सवाल ये हुआ कि ये प्रोग्राम जो मुकम्मल करना है इसके बाद इलेक्शन जो है वो गारंटी होगा, अब इसमें हर्डल्स क्या हैं क्या नहीं है, तो उसमें जवाब जो है वो सामने ये आ रहा है कि ये आप वज़ारत ख़ज़ाना से पूछें, हमें नहीं पता। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जवाज़ तो तलाश करना था और जवाज़ अब भी फ़ंड्स वाला ही है। असल मामला बजट का ही लगता है और बजट को लेकर भी आज जो है वो बहस हुई है कोर्ट के अंदर कि इसको पहले भी पेश किया जा सकता है। कोई कतगन तो नहीं है कि अगर आप तारीख से थोड़ा पीछे आ जाएं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं तो पेसिमिस्ट ही हूँ इस सूरत हाल को लेकर। मुज़म्मिल, एक तो ये जो बजट की बात है उसमें तो अब वाज़ेह हो गया कि IMF के साथ डिस्कशन होगी, बजट उनको दिखाना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो आगे मामला चलेंगे। तो वो तो वहीं का वहीं है। बजट शायद जल्दी भी अगर आ जाए तो IMF की शराइत के बाहर नहीं हो सकता। दूसरा ये कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये सब बातें हुई, लेकिन साथ ये भी तो कहा गया कि आइन की दूसरी शिकें भी हैं जो अमल दरामद के हवाले से हैं, फिर हमें उनको देखना होगा और एग्जीक्यूटिव का काम है। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे और उस पर अमल दरामद ना हो। तो इस तरह की बातें भी तो हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट वो इशारा भी दे रही है कि तौहीन अदालत भी हो सकती है। आइन की दूसरी शिकलें तो फिर यही हैं अमल दरामद के हवाले से, जिसका कहा गया कि अमल दरामद करवाने के लिए भी आइन में आर्टिकल्स हैं, फिर हम उस तरफ जाएंगे। तो वो बात भी तो हो रही है। उस पर भी प्लान पहले ही तैयार है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह चुकी है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई की तरफ अगर आप आते हैं तो हम आपको पार्लियामान में बुला लेंगे। तो जिस तरह से ये बिल पास करवाए जा रहे हैं जिसका आपने भी जिक्र किया इंट्रो के अंदर, तो वो भी पहले कैलकुलेट कर रखा है उन्होंने कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में सबसे बुरा केस यही होगा, कंटेम्प्ट लग जाएगी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कैबिनेट के वज़रा के ऊपर लग जाएगी। तो उसके लिए भी प्लान भी ये है कि उसमें फिर फुल स्केल वॉर होगी
और उसमें कहा जाएगा कि ये बेंच फॉर्मेशन जो हो रही है इससे हमें इख्तलाफ था, अब ये आकर जवाब दें यहाँ पे, तो लगता यही है कि ये मामला जो है बर्फ़ पिघलने की तरफ तो नहीं जा रहा। सिद्दीक, आप क्या कहते हैं आज की समाअत के हवाले से? देखिए उसामा भाई, जो आज की समाअत थी, आज की समाअत में चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ये जो मुज़ाकरात वाला चैप्टर था इसको क्लोज कर दिया अदालत की तरफ से। उन्होंने कहा आपने मुज़ाकरात करने करें, नहीं करने ना करें, अदालत के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अदालत से सजेस्ट कर सकती है लेकिन अदालत जो है वो आपको हुक्म नहीं दे रही, कोई डायरेक्शन नहीं दे रही। दूसरा, अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अब तक अदालत ने जो सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया है वो बस यहाँ तक ही हो सकता था, इससे आगे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने आइन पर अमलदारी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है, तो अब हमने जो चीज़ें कानून ने जो चीज़ें कही हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया है कि हमें कानून के मुताबिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये भी अदालत ने आज वाज़ेह कर दिया है कि अब तक अदालत के पास जो इख्तियारात हैं, अदालत ने वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अब अदालत जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी क्योंकि बहुत हो गया। और ये भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जो कुछ हमारे बारे में कहा गया उस पर हमने रिएक्ट इसलिए नहीं किया कि जब हम रिएक्ट करेंगे, अगर हम भी गुस्से का इजहार करेंगे तो फिर गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते। तो उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया कि हमने जो हमारी ज़ात का जहाँ तक मामला था उस पर हमने सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब मामला हमारी ज़ात का नहीं है, अब मामला आइन पर अमलदारी का है, अब मामला आइन पर अमल दरामद का है, अब मामला अवामी मफाद का है, अब मामला पाकिस्तान का है। तो अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक और बहुत अहम बात की और वो ये किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू दायर किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़बान बड़ी अजीबोगरीब इस्तेमाल की और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने गैर आईनी काम किया, गैर कानूनी काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठा दिया है कि उनका लोकस स्टैंड क्या है, इलेक्शन कमीशन का हक के दावा क्या है। इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा कि हमें आप सिक्योरिटी दे दें, हमें आप फंड दे दें, हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये बात कहने वाला कि आप अगर अलग इलेक्शन कराएंगे तो ये मसला होगा, इकट्ठे कराएंगे तो ये मसला होगा। सियासी बातें करने का इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या इख्तियार है। तो अदालत ने ये भी वाज़ेह कर दिया, इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर भी आप क्लोज ही समझें, आज कर दिया। और बाकी बिल्कुल वाज़ेह है कि अब अदालत जो है वो आगे जिस तरफ जा रही है, आप जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद में रुकावट है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि अगर आप में नेक नियति थी तो आप 21 अरब रुपए ट्रांसफर करके हमारे पास आ जाते कि जनाब अदालत का हुक्म था, हमने 21 अरब ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, इसलिए आप इलेक्शन का फैसला ना करें अभी और हम मिल बैठ के बात करते हैं। लेकिन आपने 3-2-4-3 की बात पर आप रहे, आप अदालत को गालियां देते रहे, आप जजेस पर हमले करते रहे, आप जो है वो इधर उधर की बातें करते रहे, आपने आइन कानून की बात नहीं की, आपने संजीदगी से बात नहीं की, आपकी कुल जो गुफ्तगू थी वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले और ये सारी चीजें थी। तो ये आज बहुत सी बातें हुई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 23 फरवरी से लेके आज तक जो कुछ होता है उस सब का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर आपको जवाब तो नहीं दे सकते जो कुछ आप कर रहे होते हैं, जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस लेवल पे आप चले गए हुए हैं, लेकिन हम आज आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन हम ये इसलिए सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो खराब हों। लेकिन सिद्दीक, इसमें अब दो सवाल हैं कि क्या 14 मई तक का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाएगी, और दूसरा ये कि हुकूमत ने भी, जिस तरह मुजम्मिल ने भी बात की कि तैयारी की हुई है, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं हम हर हथियार इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने आगे बात भी करनी है जिस तरह की वो कानून साजी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो तो जजेस को बुलाने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ भी कदम उठाया जाता है तो वो तो कहेंगे हम उसको उस पर अमल दरामद ही नहीं होने देखें। मिसाल के तौर पर अगर नाहली की बात की जाती है, तौहीन अदालत की बात की जाती है, तो आपको क्या लगता है उस हवाले से 14 मई तक सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी कि आपने भी कहा है, हमें भी नजर आ रहा है इलेक्शन तो होने नहीं जा रहे 14 तक, तो फिर क्या हुकूमत वो दिन आने देगी कि अच्छा ये हमारा हुक्म था, आज के दिन इलेक्शंस नहीं हुए और जो जो कसूरवार है फिर उसको तब देखा जाएगा? आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका जवाब भी बता देता हूँ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिया है। उन्होंने कहा कि एक तो ये तो वाज़ेह नजर आया है कि 14 तक इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर दिया गया, 21 अरब रुपए जारी नहीं किए गए। दूसरा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास जो इख्तियारात थे और हैं उनको हमने उन अपने इख्तियारात को इन्वोक ही नहीं किया, उस जुरिडिक्शन को, उन चीज़ों को हमने इन्वोक नहीं किया जो हमारी पावर्स हैं, लेकिन अब हम करेंगे। और तीसरी जहाँ तक बात है, आज फिर एक बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम इदारों पर, तमाम शख्सियात पर बाइंडिंग है, एग्जेक्टिव पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। ठीक है, अच्छा मुजम्मिल, अब आते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के हवाले से या नई कानून साजी हो रही है। पहले हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल देखा, आज सेनेट में जनाब बिल मंजूर होता है, नजर सानी का बिल, और ये भी उसी तरह से नज़र आ रहा है कि अब जाकर ये इसलिए काम हो रहे हैं जिसका आपने पहले भी जिक्र किया
कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा हुक्म आता है तो हमारे पास नजरसानी का भी फिर एक ऑप्शन होगा, तब तक शायद चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, नया बेंच होगा, नया कानून बना होगा और फिर हमारे लिए कुछ सहूलत हो जाएगी। ये भी उसी लिए किया जा रहा है, उसकी एक तैयारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसमें विजन जो है वो शॉर्ट टर्म ही है लेजिस्लेशन का और इसी केस में अप्लाई करने के लिए है। अब हुकूमत का मुकदमा ये है कि जस्टिस काजी फायज़ को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए इमरान खान साहब को लाया जाएगा और हम वो होने देना नहीं चाहते। इसीलिए हर वो फ़ैसला जो कि अभी हमारी गवर्नमेंट को डिरेल करे उसको रिवर्स करने के लिए कोई भी प्रोटेक्शन जो मिल सकती है वो हम उसके लिए ईवान का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ईवान को खाली छोड़ा तो उसमें काफ़ी उनको आसानी से वो ग्राउंड जो है वो खाली मिलती है कि उसमें वो कुछ भी जो है वो लेजिस्लेट करवा सकते हैं। अगर मिनट्स प्रोवाइड करने की बात हो उससे इनकार कर सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि जजेस को यहाँ पर समन किया जाएगा तो उस हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि जो इमरान खान साहब का बयान भी है उस पर भी अब डिबेट शुरू हो गई है, जिस पे उन्होंने ये बात की कि जो जस्टिस काजी फायज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस था वो फैज़ साहब से भी ऊपर से आया था। तो अब मामला ये है कि उस रेफरेंस की समाअत भी अदलिया के लोगों ने ही की और अदालतों के अंदर ही वो रेफरेंस सुना गया, उधर से ही कार्रवाई इनिशिएट हुई और सरीना ईसा साहिबा के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का उसके बाद आगाज़ हुआ उसकी कड़ी भी वहीं से शुरू होती है। तो इस तरह से इमरान खान साहब ने भी मुझे लगता है कि अक्यूज़ ही किया है कि अगर इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है तो इसका मतलब है कि कोर्ट्स भी उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ थी, हमारी गवर्नमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ थी, ना हमारे पास अथॉरिटी थी ना उनके पास अथॉरिटी थी। तो अब इस पर PDM का पहले ही बयानिया ये है कि असल में कोर्ट्स जो हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो खान साहब का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। और एक इसमें यह भी हो सकता है कि वो कहें कि जी जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं हमें उनसे कोई मसला नहीं है। और मैंने देखा है फवाद चौधरी या तहरीक इंसाफ भी इस जो एक इंप्रेशन है उसको जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पता नहीं चाहते हैं कि वो ना बने या कुछ हो, तो उनका ये एजेंडा नहीं है, कम से कम वो ये क्लैरिफाई करना चाहिए बिल्कुल उनको। उसकी वजह ये है कि मसला होगा भी क्यों, जो बेसिक केस था जिसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो तो धरने का केस था जिसके ऊपर वो एक मजहबी जमात का धरना था, उससे सारी डिबेट का आगाज़ हुआ। तो उसमें PTI का तो कोई एक्यूजेशन नहीं थी उसके ऊपर, ना PTI के खिलाफ कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है आज तक। तो इस पर अगर अज्यूम किसी ने कर लिया कि वो आएंगे तो इनकी जीत हो जाएगी और ये आएंगे तो वो हार जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा प्री मेडिटेटेड है। और जब कोई शख्स इक़्तिदार में आता है पाकिस्तान के अंदर या फिर कोई अपनी कुर्सी पर आता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, उसके बाद पॉलिसी वाजे होती है, उससे पहले तो आप माइंड क्लियर नहीं कर सकते। तो इस तरह की बयानबाजी से सिर्फ अदालत के अंदर पोलराइजेशन की एक एफर्ट को कह सकते हैं कि ये है, इसके अलावा तो फ़िलहाल तो आप किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते। अच्छा सिद्दीक, ये जो अब नई कानून साजी हम देख रहे हैं, मुझे तो बड़ा इस पर दुख भी होता है कि कल दहशतगर्दी के हमने इतने हौलनाक वाक़यात देखे हैं लेकिन कहीं कोई उसकी डिबेट नहीं, कोई उसकी बात नहीं होती। सेनेट में भी, कौमी असम्बली में बस इस वक्त इस तरह के कानून पास किए जा रहे हैं कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म ना दे दे, उसके लिए हम क्या पहले से ही क्या तैयारी कर सकते हैं? लगता है कि ये भी बिल उसी तरह का ही है। देखिए मुसाम भाई, कल आपने दुरुस्त कहा, आज अदालत में भी जिक्र हुआ कि कल हमारे 6 जवान शहीद कर दिए गए, कल हमारे 8 टीचर जो है उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। लेकिन आप आज 24 घंटे बाद देखें ना, मैं अभी बल्कि ये बना रहा था लेकिन वो पहले मैं वो सारी चीज़ें नोट नहीं कर सका। मसलन आज की खबरें देखना क्या है, आज है जनाब वो उधर GIT पहुंच गई इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए जो उनके ऊपर केसेस हैं। दूसरा आप ये देखें कि जनाब वो मज़हर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनका मामला पब्लिक मिनिस्टर कमेटी को भेज दिया है। फिर जनाब वज़ीर-ए-आज़म आपके वहाँ जिस तरह की मसरूफियात उनकी बरतानिया में चल रही हैं वो आपके सामने, वज़ीर ख़ारजा आपके अगले में चलें, वो तो एक ठीक है, पहले से तय था कि वो सारे मामला। उसके बाद फिर जनाब कि वो फर्रा जो हैं जिनका वो नाम बिगाड़ के और फर्रा गोगी करके और खबरें चलवाई जाती हैं, जनाब उनके वारंट की गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं, रेड वारंट जी, उनको गिरफ्तार करके लाना है। फिर जनाब इमरान खान पर फर्द जुर्म आयत होगी। सिद्दीक, मुझे आपको रोकना होगा, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब, अब आप क्या देख रहे हैं आज की समाअत के बाद, क्या आपकी उम्मीद है, क्या होगा आगे? देखिए ना, 2 केसेस है। एक केस था ये जिसमें ये एक शहरी ने कहा जी कि एक दिन में इलेक्शन कराने के लिए बातचीत हो जाए, वो बातचीत वाला केस खत्म हो गया। अब देखना ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है वो कब टेकअप होता है, और उसमें अदालत अपना वाज़े कर चुकी है कि 14 मई का हुक्म बरकरार है। अब उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए अदालत ने मूव करना है। अब देखते हैं वो कब टेकअप करते हैं। लेकिन फवाद साहब, 14 मई में बहुत कम दिन रह गए, नजर तो नहीं आ रहा कि 14 को इलेक्शंस हो सकते हैं, तो किसी भी सूरत में अदालत जो डायरेक्शन, अब तो लगता है कि मामला इस तरफ जाएगा कि किसकी वजह से नहीं हो पा रहे। नहीं, होने को तो हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, उन्होंने 21 अरब रुपया ट्रांसफर करना ही करना है,
वो तो एक दिन में हो जाएगा। और उसके बाद जो सिक्योरिटी ये जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें से बैलेट पेपर वैसे ही आखिरी 4-5 दिन से पहले नहीं छपते, वो उन्होंने आखिरी 4-5 दिन में छपवाने हैं। ट्रेनिंग वगैरह जो है स्टाफर वो पहले ही हो चुके हैं, और इसमें जो शेड्यूल है वो तो कंप्लीट हो चुका है, कोई मसला तो नहीं है इसमें रोकने में, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट अब एम्फेसिस कितना करती है। सिद्दीक फवाद साहब ये बताएं कि वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कंटेम्प्ट ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं जो करना है कर लें, इलेक्शन कमीशन कहता है जो करना है हमारा कर लें, हम इलेक्शन नहीं कराते। तो मामला किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? ये तो कहने की बातें है ना, आप शुरू से इसको कवर कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ये वहाँ पर असेंबली में या बाहर तो एक बड़ी सख्त स्टांस लेते हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो स्टांस बड़ा मुख्तलिफ रहा है, और अभी तक हुकूमत ने जो है वो इस तरह का स्टांस वहाँ पे नहीं दिया। और अगर आपने इस नौबत तक बात जाती है कि वज़ीर आज़म को बुलाते हैं वो नहीं आते, तो वज़ीर आज़म एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएंगे, और एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होने के बाद वो वैसे ही कन्विक्ट हो जाएंगे, और कन्विक्ट हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रह सकता। देखिए ना, वो तो सिंपल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने में कितनी संजीदगी दिखानी है। अगर सुप्रीम कोर्ट संजीदा है तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत तो फारग हो जाए। फवाद साहब, इस पर IMF को ऑलमोस्ट अग्री कर चुकी है गवर्नमेंट के कोई सब्सिडी अब मज़ीद हम नहीं दे सकते, ऑब्वियसली उन्होंने भी इसको रेगुलेट किया है। तो इसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा बजट पेश करती है जिसमें कोई मैसिव सब्सिडीज़ नहीं होती, क्योंकि IMF ने बाइंड कर दिया, तो वो इतना डैमेजिंग तो नहीं होगा, ना IMF का प्रोग्राम डिरेल होगा। तो अगर ये प्रेजेंट भी करते हैं बजट, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे फिर उसको इन कंडीशंस में? देखिए, बजट का जो मामला है ना वो PTI का नहीं प्रॉब्लम, ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना इस वक्त। तो मुझे लग रहा है, और जो शहबाज राना है या जो बाकी लोग जो इकोनॉमी को सीरियसली, अली खिजर हैं, जो ये तमाम लोग जो हैं, ये तो आप उनको लें और उनसे पूछें कि IMF प्रोग्राम कहाँ पे खड़ा है, और सब कुछ होने के बावजूद भी वो साइन क्यों नहीं हो पा रहा। तो उनका ये कहना है कि लग यूँ नहीं रहा कि ये IMF साइन हो पाएगा, और अगर IMF साइन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और जाहिर है कि वो फिर एक और बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज हो। अच्छा फवाद साहब, एक और मामला है तोशाखाना केस का, उसमें जज साहब तब्दील होते हैं और अब फर्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान साहब बुला लिया गया है। आपको क्या लगता है, इलेक्शन से पहले पहले कुछ लोग कहते हैं जी वादे किए गए हैं कि जी इमरान खान जो है माइनस होगा, तो ये उस तरफ जा रहा है मामला, या आप समझते हैं कि अभी ये केस मजीद चलेगा? ये तो खैर अभी हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, और हाई कोर्ट में बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इतनी जल्दी तो इसका फैसला जो है वो हतमी नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, जो लोग एक साल में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सके, अगले 6 महीनों में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस अभी है ही नहीं है कि जो इब्तदाई स्टेज के ऊपर भी हो, और जहाँ पे जबरदस्ती होगी वहाँ पे जाहिर है कि वो अदालत सस्टेन नहीं होता। अभी तक इमरान खान के खिलाफ सारे मुकदमे जो हैं उनमें क्यों रिलीफ मिल रहा है? क्योंकि अगर आप उठा के देखें सारे मुकदमे, अगर किसी वक्त आप रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि 90% जो केसेस हैं वो ये हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट में इमरान खान की माँ शामिल थी, और वो आपने एंटी टेररिज्म का पर्चा कर दिया। अब इन पर्चों में जाहिर है सजा तो नहीं हो सकती। जो फर्क है नून लीग में, वो कहते हैं जी हम जी सिद्दीक। फवाद साहब, मैं वैसे हैरान हो रहा हूँ आपकी इस खुशफहमी पर कि आपको लगता है कि इमरान खान अगले 6 माह में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकेगी। फैसल चौधरी साहब जो बहुत से केसेस को PTI की तरफ से और खान साहब की तरफ से देख रहे हैं, ज़रा पूछें फैसल चौधरी साहब से कि उनको माह रमज़ान के आखिरी दिनों में पता था कि ये केस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ये ज़फ़र साहब से किसी और जज के पास, क्योंकि ये बातें बाहर आ गई थी कि जनाब ये जज साहब शायद उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ ले जाना है केस को, तो इसलिए उनकी जज ही चेंज हो गया। तो ये किस बुनियाद पे आपकी खुशफहमी है कि अगले 6 माह में भी न्यायालय नहीं हो सकेगी, जब 7 घंटे प्रोसीडिंग करके और आज ही सारी दरखास्तें मुस्तरद करके उन्होंने कहा जी आएँ 10 मई को? ये खुशफहमी मुझे इस बुनियाद के ऊपर है कि जो टीम लगी हुई है ना वो बहुत ही नालायक है, और उनसे कुछ नहीं हो सकता। ये जो आपने बताया ना, ये जो फैसल बात कर रहा है, ये तो ख्वाहिशें है ना, ख्वाहिशों में स्ट्रेटजी में फ़र्क होता है। इनसे अब तक एक केस नहीं बन सका जिसमें इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकें, और ये वैसे सियासी तौर के ऊपर ये जो एक स्कीम है ये वैसे ही बड़ी अहमकाना है कि इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो उससे PTI की मकबूलियत नीचे जाएगी या ऊपर आएगी, और PTI इलेक्शन जीतेगी
तो पीटीआई कहेगी जी आप अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लें, हम पहले इमरान खान को आप क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद हम अपना इलेक्ट करेंगे वज़ीर-ए-आज़म। तो ये इशू ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन का पॉलिटिक्स पे ऊपर क्या असर पड़ना है, कोई असर नहीं पड़ना। और ये जो केसेस हैं या जिस तरह चल रहे हैं इनमें डिस्क्वालिफिकेशन ख्वाहिश तो उनकी पहले दिन से है, ख्वाहिश के ऊपर ना जाएं। और बिल्कुल उन्होंने जजों को भी कर लेना है, उन्होंने ये जज तब्दील भी करवा लिया, नया जज लगा लिया, उसने 4 घंटे के आर्गूमेंट सुन के 15 मिनट में कहा जी डिसमिस है जी बुला लें जी, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लास्ट मिनट ब्रेक से पहले फवाद साहब एक और इशू भी बिलावल साहब का जो विजिट है इंडिया का, उस पर आपका क्रिटिसिज्म जो है वो काफ़ी डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर, और आर्ग्यू ये किया जा रहा है आपके अगेंस्ट के वो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो इस मौके पर SCO के विजिट को अटेंड कर रहे थे, तो पॉलिटिक्स से अबव जाकर सपोर्ट करना चाहिए था। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होते तो ज़रूर हम सपोर्ट करते, लेकिन वो तो मुझे लग रहा है कि इंडियन टूरिज्म के जाके जो है वो बन गए हैं, कोई ब्रांड बन गए हैं सारे जो उन्होंने अपने PDM के काफ़ी साथ गए हैं उनके, और वो तो लग रहा है कि गोवा टूरिज्म के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जो उन लोगों ने वहाँ पे जाके पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। और जिस तरह से इन्होंने टैक्सी ड्राइवरों को भी भेज दिया है जर्नलिस्ट बना के, ये जो इन्होंने किया है इससे तो पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती और बदनामी हुई है, और हाथ तक नहीं मिलाया जैसे सुब्रमण्यम शंकर ने, तो उससे आप क्या उससे हमारे कहने से तो इज्जत नहीं ना हो जानी। ठीक, मुझे ब्रेक देने की न्यूज़ अपडेट से फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमें तकसीम नजर आ रही है। हाल तो ये है कि अब पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के दरमियान भी तकसीम है, एक दूसरे को नोटिस जा रहे हैं और एक दूसरे को हटाया जा रहा है, उनके लाइसेंसेस कैंसिल करने की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये हाल हो गया है, इसकी क्या वजह है, कहाँ जाकर ये मामला रुकेगा, कौन इसका कसूरवार है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वकला की पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन मोतबर तरीन तंजीमें पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आमने सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान बार की तरफ से पहले मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की बरतरफी और इज़हार वजू के नोटिस के इजरा को अब सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज भी किया है सुप्रीम कोर्ट में। हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये बड़ा अफसोसनाक है क्योंकि फिर आपकी तरफ से भी एक जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल्स के मेंबर को, ये यहां तक नौबत कैसे आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आज शाम को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे साथियों ने, हमने उसमें सारी बात, आपके चैनल भी वहाँ मौजूद था, हमने सारी बात की। बात शुरू हुई कि शुरू से PBC जो एक पॉलिटिकल पार्टी से कंट्रोल्ड है, उन्होंने उनके जो कुछ मेंबरान हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह की बात करें। हमने कहा नहीं, हम आज़ादी है, हम खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, हम खड़े हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के लिए, ये हमारा नस्बुल ऐन है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बहुत सारी बातें की कि नहीं, फिर PBC से वो इंटरफेयर कराना शुरू कर दिया पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने हमारे इंटरनल अफेयर्स में। वो हमने चैलेंज किया, वो मैटर सब जुडिस है बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ सिंध। उसके बावजूद भी सर इन्होंने इज़हार, और उस पर जो हमारे कुछ लोगों ने एनरोलमेंट में जो लोगों ने हमसे शिकायत की, उस पर हमने ख़त लिखा। फिर हम इन्होंने ये जो एक्शन लिया था, इस तरह के गलत एक्शन लिए हमारे मिनट्स में इंटरनल अफेयर्स में, जिसका मैटर सब जुडिस में, उसमें सेक्रेटरी साहब ने ख़त लिखा, उस पर इज़हार वजूह का नोटिस दे दिया कि जी आपने हमारी बेइज्जती कर दी, तो आपको ये मिसकॉन्डक्ट है, हम आपको फारिग करेंगे। कल ये केस लगाया इन्होंने, इसकी हेयरिंग, अलैज हेयरिंग, हमने कहा आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, हमें आप इस तरह से नहीं कर सकते, और ये कोई ग्राउंड भी नहीं है। और ये मैटर हमने चैलेंज कर दिया है आपकी सारी जो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें नंबर लग गया है, और आपको नोटिस भी है उसमें जो आपने लेने से मना किया। ये हमारे वकला ने जो वहाँ गए, हमारे सेक्रेटरी मुक्तदर शब्बीर और मलिक शकील और रहमान के लिए, उन्होंने बात बाबर की। हम बात ख़त्म हो गई, हमने कहा कि जी इस तरह से देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने कभी कोई इस तरह से, हमने कभी आप हमारे कोई स्टेटमेंट नहीं देखेंगे कि बार डिवाइड हो गई। हमेशा इन्होंने अपने मेंबरों से कहा कि बार डिवाइडेड है, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा पे चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बार में पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि वो जो इनका ग्रुप है जो कंट्रोल करता है, उसके फेडरल लॉ मिनिस्टर उसमें हैं, जो पिछले सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। ये सारा इशू शुरू हुआ, बिसाइड्स ये पॉलिटिकल इशू, इसको हमारे उसमें ले आए, जो हम कहते हैं नहीं, हम कानून, कॉन्स्टिट्यूशन
और आइन की बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती, उसके ऑर्डर्स की बालादस्ती के बाद बात करेंगे। जो देखिए सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करते हैं। यही हमारा मौक़िफ़ रहा है। हमने वो 90 डेज़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया और जो भी इशू आया हमने लीगली हमेशा बात की, किसी कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं की। जो एक इल्ज़ाम भी हम पे लगाने की इन्होंने नाकाम कोशिश की। लेकिन इशू ये आया कि हमारे बार एसोसिएशन में जो इनके जो कुछ बार काउंसिल के मेंबर जो पिछले साल के सदर थे और लोगों ने बहुत हमारी हाउसिंग सोसाइटी में बहुत सारे घपले हुए हैं, जो हमने कहा कि हम फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे। 2 अरब से ज़्यादा का ये हमने देखा। फिर ह्यूमन स्मगलिंग की गई हमारे उससे हमारे लेटर हेड को इस्तेमाल करके पिछले साल। फिर बैलेटिंग के अंदर सारे इश्यूज़ थे। तो हमने कहा ये सारे इशू की हम तहकीकात कराते हैं और जो इसमें लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए कानून से, क्योंकि ये एक अमानत थी बार एसोसिएशन के पास जो ये फंड्स थे सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर्स थे। इस पे फिर उन्होंने अपने मेंबरान्स के साथ हमेशा किया और हमेशा बात करें मेजॉरिटी माइनॉरिटी। सदर होता है, सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारे पास होती हैं। मीटिंग्स के अंदर आपका नेची 1% 1 वोट होता है, आप उसमें आए उसमें इशू करें। उसकी वजह से हमारे आप देखिए हमने रेजोल्यूशंस पास की। लेकिन ये थोड़ी हो सकता है एक सदर की। फिर आज इन्होंने फिर ज़ाहिर वजूह का नोटिस दिया और शाम को मैटर जब सब ड्यूटी से बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको कर दिया। वो आज मैटर टेकअप हुआ, उसके अंदर लीगल पॉइंट्स आर्ग्यू हुए, जो लीगल पॉइंट्स फर्दर आर्ग्यू होंगे और एक स्टेटस को कोर्ट ने दे दिया कि जी आप इस तरह से नहीं करें, क्योंकि उन्होंने कोई टेक ओवर नहीं किया। लेकिन इन्होंने इनके 10 मेंबरान जिनकी कोई एग्जीक्यूटिव की कोई नहीं, उन्होंने अपेरेंटली हमें पता लगा है कि जी उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन जिसका कोई हक नहीं, ना वो मीटिंग बना सकते हैं ना कुछ करके जी सदर वगैरह सबको अपेरेंटली फारिग कर दिया कि जी आप अब सदर नहीं, नया सदर अपॉइंट कर दिया। हम इलेक्टेड लोग हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। इस तरह से थोड़ी होता है, क्योंकि हमने इनकी रुकनीत मुअत्तल करके मैटर रेफ़र कर दिया है जनरल बॉडी को, जो हमारे अंदर हमारे रूल्स के अंदर है। हमने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया। वो जनरल बॉडी डिसाइड करेगी कि ये 7 मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी के हैं या जो 10 मेंबरान हैं वो उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया या नहीं। ठीक आबिद साहब, इस पर बेशक आप तो एग्जीक्यूटिव पास ही पावर नहीं है कि वो डी सीट कर दे हमारे किसी मेंबर को। जी ठीक है आबिद साहब, इस पर जो वैसे अगर देखा जाए जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है पोलराइजेशन की, वही हमें मिलती है वकला कम्युनिटी के अंदर भी और इन बॉडीज़ के अंदर भी, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इलेक्शन का सवाल हो या 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का सवाल हो, उस पर भी डिवीज़न आ जाती है। और इसके अलावा इस पर भी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो आवाम तो वकला बरादरी की तरफ देखती है कि वो ट्रांसलेट करके देगी कि आइन क्या है। तो किस तरह डीपोलिटिसाइज करें इस सारे स्ट्रक्चर को? देखिए डीपोलिटिसाइज करें अगर आप आइन कानून और इसकी बालादस्ती पे आप रहें। अगर आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन और कानून की तशरीह हक जो आइन देता है वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी हाई कोर्ट्स को देता है, सुपीरियर कोर्ट जो हैं, आप उसके हुक्म माने। हम इस बात पे हम रहें। वो चाहते हैं नहीं, जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट बात करे उस पे आप रहें। जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है कि कोर्ट में इस तरह से आप आर्ग्यू करें केस। ये नहीं हो सकता कि जी हम पे इलीगली दबाव डाल के ये किया एक्शन क्यों किया गया पाकिस्तान बार के सेक्रेटरी को हटा के, वो हमें क्योंकि सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की पावर होती है, उसको हटा के, ताकि जो हमने स्टैंड मौक़िफ़ लिया हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, उसको डैमेज करें और अपना पॉलिटिकल एजेंडा वो सुप्रीम कोर्ट बार में कर दें। लेकिन इंशाअल्लाह हम जिहाद कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा वो भी जिहाद था और जिहाद करें, क्योंकि हम एक वेलफेयर बॉडी हैं। इन्होंने हमारे कामों में इन्होंने वकीलों के पैसे चोरी किए, ये सारी इन्होंने हरकतें की जो हमने अनअर्थ किया। ह्यूमन स्मगलिंग का ये हमारे पता है हाईएस्ट लीगल बॉडी है, ये हमारा स्टेटस कर दिया इन्होंने कि ह्यूमन स्मगलिंग करा दी 32 लोगों की। तो ये सारी चीज़ें अब सामने अनअर्थ हुई हैं। इसके खिलाफ किसका ये वेलफेयर बॉडी है, ये अमानत थी हमारे पास वकीलों की जो इन लोगों ने इस तरह से चोरी की, और हम इसके लिए जिहाद के लिए आए। इंशाअल्लाह आप देखें अल्लाह की मदद से हम कामयाब होंगे। अब ज़ुबैरी साहब, आपका इतना नाम है, इतनी साख, आप सदर हैं और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं उन्होंने आपको चुना, लेकिन ये क्या कहा जा रहा है कि जी पीबीसी चाहता था, पाकिस्तान बार चाहती थी कि आपकी जगह ये जो इलेक्शन वाला मामला है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में एहसन भून साहब पेश हों, तो इसमें इतनी क्या बात है, वो अलग से आ जाए किसी तरह से? शुरू हुआ जी, इसका मैं बता दूं ज़रा बैकग्राउंड क्या। वो हमारी एक मीटिंग होनी थी, मैं नोटिस पे था सुप्रीम कोर्ट ने हमारे, तो मैंने मीटिंग कॉल की हुई थी लाहौर में हम लोगों ने। वो हमने टाइम उसका कॉरिजेंडम इशू किया, टाइम को चेंज कर दिया कि हम 7 बजे को लाहौर में जुमे से हम फारिग होकर हम लाहौर पहुँचेंगे मीटिंग। इन्होंने अपने ये जो मुखालिफ ग्रुप था, इन्होंने अपनी एक मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास की और कहा
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को एहसन जो पिछले साल सदर थे वो रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग शाम को पहुँचे, हमने अपनी लीगल मीटिंग की, इन मिनट्स को हमने खारिज किया और कहा इस तरह से नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के बगैर मीटिंग्स नहीं हो सकती। और यही चीज़ हमने चैलेंज भी की सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, इनके ऑर्डर्स को 70 मिनट्स को और इनके पाकिस्तान बार के ऑर्डर को, जब फिर उन्होंने इसकी अपील कर दी और हमारे मिनट्स को सस्पेंड करा दिया, ना उसका हियरिंग होती है ना कुछ, एक ऑर्डर कुछ पता ही नहीं लगता, एक होता है, इनके लोग जाते हैं और एक ऑर्डर आ जाता है, ना हियरिंग होती है ना सुनवाई होती है। तो वो हमने सिंध हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया और उसको हमने सस्पेंड करा दिया। उसकी वजह से सेक्रेटरी साहब ने ख़त लिखा था, जिसकी वजह से इज़हार वजू का उनको नोटिस दिया गया। तो आप ये देखिए ना, ये इस तरह की बातें करना, इलीगल बातें करना, और फिर आप उसकी निशानदेही करें कि आप एक इलीगल बात कर रहे हैं, उस पर कहते हैं कि जी आपने हमारी ये मिसकॉन्डक्ट कर दिया। हमारा हक है, हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट बॉडी, हम किसी पाकिस्तान बार के ताबे थोड़ी हैं, वो भी रेगुलेटरी बॉडी है, इज्जत हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी हमारी इज्जत करें। आप ये थोड़ी कि अपनी बात हम करें, हम आपकी सबसर्विएंट बॉडी नहीं है। जी सिद्दीक जान आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अब ज़ुबैर साहब ये दो चीज़ें बता दें हमारे नाज़रीन को। ज़ाहिर है बहुत से लोग जिनको इसका नहीं पता कि पाकिस्तान बार काउंसिल का मैंडेट क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार का क्या जो किरदार है, एक तो ये बता दें, दूसरा ये बता दें कि इससे पहले माजी में कभी ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस तरह का इकदाम किया सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के खिलाफ? जी पहले भी होते रहे, इन्होंने किए हैं हमारे और भी सदर, क्योंकि देखिए उमन एक दूसरे ग्रुप्स की, देखिए ये सारे ग्रुप्स की, आप बताएं हमें क्या इंसाफ हमारे लोगों को कि किसी हमारे ग्रुप के बंदे को जो इनकी सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी होती है उससे क्या इंसाफ मिलेगा? वो पहले से फैसले हुए होते हैं। आपने कल देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडिस होने के बाद भी उन्होंने उस पर ऑर्डर पास किया और हमें भेज देना, हमें रिसीव नहीं किया, हमें व्हाट्सएप से इस तरह से उनके लोग भेज देते हैं इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए जो आम आदमी को बात समझने की बात है कि एक एक्ट है जिसके अंदर वो फॉर्म हुई है पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे एक रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार रूल्स के, हम इलेक्टेड बॉडी होते हैं, हमारा एक अलग मैंडेट है, हमारा दो बड़े इंपॉर्टेंट मैंडेट्स हैं हमारे पास। वो मैंडेट सिर्फ हमारे पास है, वो है कि वी विल असिस्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन दी परफॉर्मेंस फंक्शंस, कि हमारा एक असिस्ट करना है इन द रूल। और सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे रूल्स के अंदर दिया है टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ये हमारा मेन इशू है, ये हमारे इशू है, एंड वेलफेयर ऑफ द बार। तो ये हमारा, और हम डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, पाकिस्तान बार का इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, प्रोविंशियल बार्स उनको चलती है। आप बताइए कि इनडायरेक्ट बॉडी, एक पूरी इलेक्टेड बॉडी को आप इस तरह से एक्शन ले सकते हैं? हमारा कंटेंशन ये है कि आपका कोई इसमें इख्तियार नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट बाकी बार एसोसिएशन में आप करते हैं, और आप देखिए हर बार एसोसिएशन को जिस तरह से ये लोग ट्रीट करते हैं वो भी एक अलग बात है। फिर एनरोलमेंट के अंदर के इशूज़ हैं जो हमने मैं अपने मेंबरान के, यंग लॉयर्स के हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उनके ऊपर आवाज़ उठाई कि ये एनरोलमेंट के प्रोसेस को हम शुक्रगुजार हैं जस्टिस फाइज ईसा के, जिन्होंने हमारे ख़त पे ये एनरोलमेंट का प्रोसेस को एक शफाफ बनाया। इसकी उनको तकलीफ है कि जी हमने ये ख़त क्यों लिखा, और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने और उसने उस पर उनको नोटिस दे दिया। हम उनके ताबे नहीं है, और डी सीट करना इनके पास कहाँ पावर है डी सीट करने की किसी को? ये अब ये मैटर सब जुटे से ये कोर्ट के सामने बातें आएंगी, हम अपना मुद्दा बयान करेंगे, मौक़िफ़ बयान करेंगे, उनको भी नोटिस है, वो आके अपनी बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। अब सिद्दीक, क्योंकि हम देख रहे हैं हर तरफ एक डिवीजन नजर आ रही है, तो इस हुकूमत के होते हुए कोई इदारा नहीं बचा। ये इतने ज़बरदस्त वकला के इदारे थे, यहाँ भी ये सारा मामला हो गया है। खारजा सतह पर भी हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब गए हैं भारत, तो वहाँ जो जयशंकर भारतीय वज़ीर खारजा ने जो बातें की हैं कि जी हमने तो इनको इसी तरह ही ट्रीट किया है जिस तरह किसी दहशतगर्द के तर्जुमान को किया जाता है, ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सिफारती अगर देखा जाए सतह पर तो बड़ी घटिया गुफ्तगू है। देखिए मसला ये है कि ज़ाहिर है दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो उनको पता है कि ये इलेक्टेड नहीं है, ये हुकूमत आवाम के वोटों से नहीं आई, ये जैसे आई क्या पूरी दुनिया को नहीं पता। अब मुझे बताएं ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब गए सऊदी अरब और पूरा इन्होंने ज़ोर लगा लिया कि किसी तरह से कुछ अहम मुलाकातें हो जाए, वो नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया के जितने भी अहम मुल्क हैं उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास रिपोर्ट्स होती हैं कि पाकिस्तान में किसके बारे में अवामी सेंटिमेंट्स क्या हैं, कौन कितना पॉपुलर है और किस से मिलना फ़ायदेमंद होगा उन मुल्कों का, किस से मिलना नुकसानदेह होगा। तो ये मसाइल हैं। बाकी जहाँ तक बिलावल साहब का मामला है, ये कुछ चीज़ें मैच फिक्स भी हो सकता है कि इस तरह के बयानात दिए जाएँ ताकि एक परसेप्शन बने कि जनाब बड़ी मुखालफत हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, को मुजाहिरे शुजाहिरे भी करवा दिए जाएँ ताकि थोड़ा सा एक तासुर जाए कि क्या बात है जनाब, बड़ा कोई एक आप समझें कि बड़ा नागवार गुजरा बिलावल का दौरा भारत को। असल तो बात यह है कि जिस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब गए हुए हैं, क्या उस फोरम पर उन्होंने कश्मीर की बात की है? तो जो बताया गया है कि अभी गुलाम अब्बास शाह साहब बता रहे थे कि उस फोरम पे, क्योंकि मैंने वो तकरीर नहीं सुनी लेकिन वो बता रहे थे कि उस फोरम पे उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया, तो बस फिर बात ही ख़त्म हो गई। अगर उस फोरम, जिस फोरम पे तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे
अगर उस फोरम पर ही उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो फिर बात खत्म हो गई। इसका मतलब है कि वो फिर मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चल रहे हैं। मियां साहब की क्या पॉलिसी थी? मियां साहब की पॉलिसी यही थी कि उधर जाओ, हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिलो, कलभूषण का नाम ना लो, और फॉरेन ऑफिस को कि भारत के खिलाफ कोई नेगेटिव खबर नहीं देनी, कोई बयान नहीं देना, कोई बात नहीं करनी, मोदी को घर बुलाओ। ये सारी उनकी पॉलिसी थी। तो अच्छा है वो भतीजे हैं आजकल मियां नवाज शरीफ के, और बहुत मोहब्बत है उनकी अपने चचा नवाज शरीफ से। तो अच्छा है चचे भतीजा जो है वो चचा की लाइन पे और नक्श कदम पे चल पड़ा। चलिए मेरे पास 30 सेकंड्स हैं। मुजम्मिल आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, इस पे देखें, मुझे लगता है कि जिस तरह जयशंकर साहब ने गुफ्तगू की है, इट्स मोर अबाउट पाकिस्तान दैन बिलावल। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पर्सनैलिटी को सिंगल आउट नहीं किया। ओवरऑल जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक फेलियर है, इसके अलावा जो बायलैटरल टॉक्स पर हमारी पोजीशन है, उसको देखते हुए हमारी वो जो है वो बैलेंस ऑफ पावर उस तरह से मेंटेन नहीं होता, और जब वो नहीं होता तो ऐसे ही बयान आपको सुनने और बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो इसका हल ये है कि अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करें, अदरवाइज़ आप जिसको भी वहाँ भेज दें ट्रीटमेंट यही होगा। देखें चीन के हवाले से ज़रा मोहतात बात की है। हमारे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब थे। आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।